तो चलते हैं हम डीएसएम की डेफिनेशन की तरफ। डीएसएम होता क्या है? डीएसएम का मतलब होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ये एक बुक है जो कि साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस बुक का यूज़ करते हैं और इस पर्पज़ के लिए करते हैं ताकि वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसको क्लासीफाई कर सकें और इंडिविजुअल्स जो कि इन सिम्टम्स से सफ़र कर रहे होते हैं उनको डायग्नोस कर सकें। तो डायग्नोसिस के लिए, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की डायग्नोसिस बनाने के लिए साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट को इन बुक्स की ज़रूरत होती है। DSM has undergone several revisions since it was first published in 1952। इसकी जो सबसे फर्स्ट पब्लिकेशन हमारे पास आई थी वो 1952 में आई थी और उसके बाद आज तक इसकी 5 रिविजन्स हो चुकी हैं। रिविजन्स इसकी ज़्यादा हो चुकी हैं लेकिन आजकल जो हम रिवीजन पढ़ रहे हैं वो DSM 5 हैं। ज़्यादा का मतलब ये था कि इसमें इससे पहले जो हमारे पास रिवीजन थी वो DSM 4 TR थी। TR का मतलब होता है टेक्स्ट रिवीजन। इसमें इन्होंने सिर्फ उसके टेक्स्ट को रिवाइज़ किया था। तो आजकल हम उसकी DSM 5 की रिवीजन पढ़ रहे हैं जो कि हमारे पास लेटेस्ट एडिशन है और इवन इस वीडियो में आगे जाके जो आपको मैं विज़िट करवाने वाली हूँ वो भी DSM 5 की ही रिवीजन है। तो चले चलते हैं हम अपने DSM 5 के विज़िट की तरफ और देखते हैं कि DSM 5 की बुक अंदर से होती कैसे है। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने DSM 5 की तरफ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स 5th एडिशन। अब नीचे आप आते जाएं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि हमारे पास DSM 5 में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको इसका कंटेंट नज़र आ रहा है। कंटेंट में आप देखें तो DSM 5 की क्लासिफिकेशन, प्रीफेस और उसके बाद इसके सेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। सेक्शन 1 जो है वो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है मैनुअल के हवाले से और कुछ क्वेश्चंस हैं फॉरेंसिक यूज़ के हवाले से। इसके बाद सेक्शन 2 की तरफ आए तो आपको ये कंटेंट नज़र आ रहा है जो कि हमारे पूरे DSM का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें सारे डिसऑर्डर्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। फिर इसके बाद सेक्शन 3 की तरफ आते हैं तो कुछ असेसमेंट मेजर्स हैं, हमें कुछ इमर्जिंग मॉडल्स और मेजर्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। इसके बाद अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स में आप देख सकते हैं हमें कुछ ICD के बारे में भी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं और DSM 4 और DSM 5 के दरमियान क्या डिफरेंस है और किस तरीके से वो चेंजेस आती चली गई हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें अपेंडिक्स में दी गई हैं। अपेंडिक्स के बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो हम नीचे के पोर्शन की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि DSM 5 की क्लासिफिकेशन है। DSM 5 की क्लासिफिकेशन इससे पहले जो आपको मैंने कंटेंट में बताया कि डिसऑर्डर्स को इन्होंने आगे जाके एक्सप्लेन किया है, वही कंटेंट यहाँ पे थोड़ा सा और ब्रीफली, थोड़ा सा और तफसील से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो कि DSM 5 का सबसे पहले डिसऑर्डर है वो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है और उसकी कुछ मज़ीद उसकी सब टाइप्स हैं क्योंकि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है ये काफ़ी एक ब्रॉड कैटेगरी है। फिर उसकी मज़ीद हम देखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उसकी सब टाइप्स आ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। जैसे इसमें ADHD है, ऑटिज़म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं, यहाँ आपको नज़र भी आ रहा है। जैसे आप सबसे पहले इसकी फर्स्ट कैटेगरी को देखिए तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की मज़ीद उन्होंने स्पेसिफायर्स भी दिए हुए हैं, माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर। और आप अगर लेफ्ट साइड में देखिए तो आपको कुछ नंबर्स या कोडिंग नज़र आ रही है और इन कोडिंग्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने किसी भी इंडिविजुअल को किसी डिसऑर्डर से डायग्नोस करना होता है तो उस डिसऑर्डर में एग्जैक्टली वो कौन से सब टाइप से सफ़र कर रहा है और वो कौन से डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, इसको मज़ीद आसान बनाने के लिए हम इनके कोडिंग्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद आप देखें तो ये मज़ीद न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की जो सब टाइप्स हैं वो यहाँ पे वेल एक्सप्लेन्ड हैं। उसके बाद आप शिज़ोफ्रीनिया की तरफ आते हैं तो शिज़ोफ्रीनिया से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं या शिज़ोफ्रीनिया के मज़ीद और इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं या हेलुसिनेशन, डिलूजन्स, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच की, ये कौन कौन से डिसऑर्डर्स में पाए जाते हैं, इन्होंने इसकी एक अलग से कैटेगरी बनाई हुई है और उन सारे मिलते जुलते जो डिसऑर्डर्स हैं इसको इस ब्रॉड कैटेगरी में इन्होंने डाल दिया है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नज़र आ रहा है। शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसको यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इसको मज़ीद इन्होंने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ग्रुप में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है लेकिन क्योंकि इसमें सिम्टम्स शिज़ोफ्रीनिया से मिलते जुलते हैं तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे भी इसको यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा शिज़ोफ्रीनिया से मिलते जुलते जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, डीप साइकोटिक डिसऑर्डर है, शिज़ोफ्रीनिफॉर्म डिसऑर्डर है और जो डिसऑर्डर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ इनकी कोडिंग्स और इसकी स्पेसिफिकेशंस भी गिवन है।
इसके बाद बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, यहाँ पे बाइपोलर का मतलब जिसमें दो पोलर्स हों, एक डिप्रेसिव पोलर है और दूसरा मैनिक पोलर है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स जो है मैनिया और डिप्रेशन, जिन डिसऑर्डर्स में हमें नज़र आ रहे होते हैं, उन सब मिलते जुलते डिसऑर्डर्स को इन्होंने इस कैटेगरी में डाल दिया है। लेकिन जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन को इन्होंने बाइपोलर से अलग कर दिया है, उसकी एक इन्होंने अलग से कैटेगरी बना दी है। फिर यहाँ पे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आते हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है ये DSM-4 जो इससे पहले वर्जन था उसमें डिप्रेसिव और बाइपोलर इनको सबको साथ ही एक ही ब्रॉड कैटेगरी में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसकी डिवीजन कर दी है, बाइपोलर को अलग कर दिया है और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को अलग कर दिया है। फिर यहाँ पे आप देखिए तो सबसे पहले आपको मेजर डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर नज़र आ रहा है, उसकी कोई मजीद स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे गिवन नहीं है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को देखें तो उसकी काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, जो भी होगा आपने उसका कोड लगा के और साथ में माइल्ड ब्रैकेट में लिखना होता है, ताकि हमेशा वो केस अगर कोई और भी रीड कर रहा है या इवन आप भी अगर उस केस को रीड करते हैं, आपको वहाँ से ही आइडिया हो जाता है कि भाई इस बंदे को डिप्रेशन है तो वो किस लेवल का है। इसके अलावा मज़ीद इसकी जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में और कौन कौन से हमारे पास डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन है। इसके बाद एंजाइटी डिसऑर्डर जो कि काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है, आजकल हर कोई तकरीबन जानने लगा है इसके बारे में, और एंजाइटी डिसऑर्डर की मज़ीद कौन कौन सी टाइप्स हैं वो भी यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन की हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो स्पेसिफिक फोबिया के बारे में ऑफकोर्स आप लोगों को आइडिया होगा, लेकिन स्पेसिफिक फोबिया बहुत से टाइप्स का हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने उसकी स्पेसिफिकेशंस के लिए हमारी आसानी के लिए बता दिया है कि किस किस्म का फोबिया होगा तो आपने उसके लिए क्या कोड यूज़ करना होगा। फिर नीचे आते हैं तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स का जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो हैं या इससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, इसका पहले से एक अलग पोर्शन नहीं था। अगर हम DSM-4 की बात करें, DSM-4 में OCD को इन्होंने एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ ही डाला हुआ था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑब्सेसिव कंपल्सिव और उससे मिलते जुलते जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसको अलग से एक अलग उनकी क्लास बना दी गई है। तो सबसे पहले आपको OCD नज़र आ रहा है। OCD के बाद आप देखें तो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जो है ये भी इससे पहले ना तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स के क्राइटेरिया में थे और ना ही ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव के क्राइटेरिया में थे, लेकिन यहाँ पे अब ये इस क्लास में आ चुके हैं। इसके अलावा होर्डिंग डिसऑर्डर है, हेयर पुलिंग डिसऑर्डर्स है, और आपको यहाँ पे मजीद काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं। तो इसमें से जो भी डिसऑर्डर्स हैं और उसके जो स्पेसिफायर्स होते हैं वो आपने उसका यूज़ करना होता है। उसके बाद हम ट्रॉमा और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स की तरफ आते हैं। तो इससे पहले अगर हम DSM-4 की बात करें तो उसमें चेंज ये था कि वहाँ पे PTSD और एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर्स जो हैं जो कि ट्रॉमा से रिलेटेड होते हैं, ये डिसऑर्डर्स भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स में ही थे। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने OCD को एंजाइटी डिसऑर्डर से अलग कर लिया है, इसी तरीके से इन्होंने ट्रॉमा से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसकी एक अलग क्लास बना दी है। तो यहाँ पे PTSD और ASD जो है वो भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं और उनका एक अलग से पोर्शन बना हुआ है। उसके बाद डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स जो है उसमें DID जो कि मोस्ट फेमस डिसऑर्डर्स है, जिसमें मूवीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बन चुकी हैं, ऑफकोर्स आप लोगों को आइडिया होगा। इसके बाद सोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें किसी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से आपको कोई भी बॉडी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो वो सारे जिसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व होती है, जिसमें आपको कोई सोमैटिक कोई बॉडीली सिम्टम्स होते हैं, तो वो सारे यहाँ पे ऐड हैं। इसके बाद फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, आपकी ईटिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा खा रहे हैं, आप कम खा रहे हैं, आप कोई नॉन ईटेबल चीज़ खा रहे हैं, कुछ भी जो कि खाने पीने से जिसका ताल्लुक होता है, वो सारे डिसऑर्डर्स जो है इन्होंने ईटिंग डिसऑर्डर की क्राइटेरिया में ऐड कर दी हैं। उसके बाद एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स हैं, स्लीप एंड वेक डिसऑर्डर्स हैं जिसका ताल्लुक आपके सोने और जागने से होता है। फिर इसके अलावा ब्रेथिंग डिसऑर्डर्स हैं, इवन स्लीप के हवाले से भी आपको स्लीप के दौरान भी ब्रेथिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उन चीज़ों को उन्होंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद सेक्शुअल डिसफंक्शन के जो भी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो इस पोर्शन में एक्सप्लेन है। जेंडर डिस्फोरिया है, डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर्स जिसका नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आइडिया आप लोगों को होगा। एंटी सोशल के कुछ सिम्टम्स, मतलब ऐसे रूल्स को तोड़ना और डिसरप्टिव बिहेवियर शो करना, वो सारे उससे मिलते जुलते डिसऑर्डर्स इन्होंने यहाँ पे डाले हुए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, एडिक्शन से रिलेटेड, सब्सटेंस के यूज़ करने से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं इनकी यहाँ पे काफ़ी तफसील से एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद आप नीचे आए तो न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं। इसी तरीके से आप बारी बारी देखते जाए, आप नीचे आते जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर्स जो हैं वो नज़र आते जाएंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके क्लस्टर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे DSM-4 से क्या चीज़ चेंज है वो भी आपको यहाँ पे बता दूँ मैं। क्लस्टर A, क्लस्टर B और क्लस्टर C, ये क्लस्टर्स यहाँ पे भी हैं, ये क्लस्टर DSM-4 में भी थे, लेकिन वहाँ पे हमारी आसानी के लिए उन्होंने इन क्लस्टर्स को कुछ स्पेसिफिक नेम्स दिए हुए थे।
ओड एंड एक्सेंट्रिक क्लस्टर था, फेयरफुल क्लस्टर था, इसी तरीके से ये तीनों क्लस्टर्स के अलग अलग से नेम्स थे। तो नेम्स का ये था कि हमारे लिए आसान हो जाता था क्लस्टर्स को याद रखना। ऐसे अगर हम देखें तो हमें यूजुअली कन्फ्यूजन हो सकती है कि पता नहीं क्लस्टर ए में कौन से डिसऑर्डर्स थे, बी और सी में कौन से डिसऑर्डर्स थे। तो हाँ, यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बेशक DSM-4 को देख लें और वहाँ पे उन क्लस्टर्स के नाम याद कर लें, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए आसानी हो जाती है इन क्लस्टर्स को डिफ्रेंशिएट करने में। इसके बाद पैराफेलिक डिसऑर्डर्स हैं और अदर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। फिर इसके बाद आप देखते हैं तो मेडिकेशन इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर्स और अदर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस हैं। मेडिकेशन के हवाले से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स वहाँ पे एक्सप्लेन हैं। फिर यहाँ पे जो है ये डिसऑर्डर्स नहीं है, जो आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है, अदर कंडीशंस डेट में बी फोकस ऑफ क्लिनिकल अटेंशन। अब ये डिसऑर्डर्स नहीं है, लेकिन समटाइम्स इसमें होता ये है कि आपको कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर होता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अटेंशन सीकिंग होते हैं, हमें उनको अटेंशन देना होता है। तो अगर आपको कोई डिसऑर्डर, आप देखते हैं कि आपके पेशेंट को वो डिसऑर्डर के सिम्टम्स मीट नहीं हो रहे, उसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो मेट नहीं हो रहा, फिर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अगर ये चीज़ें यहाँ पे मेट हो रही हैं तो आप इसका कोड और उसके आगे उसका जो टाइटल है वो आप दे देते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि डिसऑर्डर के अलावा ये चीज़ें भी इन एडिशन मेट हो रही हैं तो आप डिसऑर्डर का भी डायग्नोसिस देते हैं और साथ में नीचे आप इसको भी मेंशन करते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं हम, तो हमारा जो तफसील से DSM-5 है वो एक्सप्लेनेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है, जिस तरीके से आपको मैंने इससे पहले बता दिया है। फिर ये जो कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं ये भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे इसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कहीं पे ज़रूरत फ़ील होती है तो आप बेशक इसको तफसील से पढ़ लीजिए, इसकी मज़ीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर यहाँ पे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ आ जाती हैं। ये मैनुअल का यूज़ है। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है कि DSM के मुताबिक मेंटल डिसऑर्डर होता क्या है। यहाँ से आपको वो चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि DSM पढ़ने से पहले आपको क्लियर हो जानी चाहिए। कुछ इसमें चीज़ें आपको मैं वीडियोस पहले बना भी चुकी हूँ, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है, वो हर एक डिसऑर्डर का एक्सप्लेन किया हुआ होता है। सब टाइप्स और स्पेसिफायर्स क्या होते हैं आपको तफसील से मैंने नहीं बताया, लेकिन ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आप देखिए तो प्रिंसिपल डायग्नोसिस और प्रोविजनल डायग्नोसिस में क्या डिफरेंस होता है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। और यहाँ से आप नीचे आए तो कुछ क्वेश्चनरी मेजर्स हमें बताए हुए हैं कि हमें किन क्वेश्चन से काम लेना होता है अगर हमने इसको फॉरेंसिक के हवाले से यूज़ करना है तो। फिर ये वही सेक्शन इसका स्टार्ट हो जाता है, कुछ कंटेंट है और आगे जाके तफसील से वो सारे डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बारे में आपको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोई भी डिसऑर्डर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।